में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा, जैसा आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद पर शाही वार और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल नीति पूरी तरह तैयार। तो निश्चित तौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आएं और उनके दौरे की पूरी तैयारियां हो जाएं और उसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी जिसका बड़ा कमिटमेंट रहता है कि वो नक्सल समस्या से बहुत स्टर्नली डील करेगी, बहुत सख्त हाथों से वो नक्सलवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को अंजाम देगी, तो उत्सुकता और बढ़ जाती है कि क्या अब ये नक्सलवाद के खिलाफ एक फाइनल रणनीति जो है उसकी तैयारी है। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से भी, सुरक्षा बलों की तरफ से भी, कि ये खंदक की आखिरी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के खिलाफ। हालांकि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि और जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, पड़ोसी राज्य भी हैं, वहाँ के भी डीजीपी मौजूद रहेंगे। और नक्सलवाद को लेकर क्योंकि बीजेपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम उसी स्थिति में शांति प्रिय किसी चर्चा के लिए तैयार होने पर विचार कर सकते हैं जब सामने वाला पक्ष भी पूरी तरह से एक सरेंडर करके और एक शांति प्रिय तरीके से सामने आए। लेकिन मैसेज साफ है कि हम बहुत कड़ाई से और बहुत सख्ती से जवाब देंगे। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट, फिर उसके बाद डिबेट की तरफ मेहमानों के साथ हम चलते हैं। प्रकृति और आदिवासी संस्कृति से सराबोर सुंदर राज्य छत्तीसगढ़ पर नक्सलवाद एक कलंक के रूप में लगा है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश से लाल आतंक के खात्मे का वादा किया था। इसी को मूल मंत्र मानकर साय सरकार ने 8 महीनों में नक्सलियों की मान में घुसकर हमला बोला। नियत नेल्लानार योजना से भी सरकार को बड़ी सफलता मिली। तो अब अपने वादे को आगे बढ़ाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 23 अगस्त की शाम रायपुर पहुंचेंगे शाह। पार्टी के सीनियर नेताओं से होगी मुलाकात। 24 अगस्त को नक्सलवाद पर बड़ी बैठक। नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी होंगे शामिल। नक्सल खात्मे पर केंद्र राज्य सरकार का फोकस। अकेले छत्तीसगढ़ में 8 महीने में मारे गए 146 नक्सली। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खोले जाएंगे 29 नए कैंप। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है। 23 की रात में आएंगे। 24 को छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीज सबकी संयुक्त बैठक है। हर राज्य के माध्यम से वहां पर होने वाली गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर चर्चा है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी योजना इस पर बनकर तैयार होगी। राज्य में सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले शाह ने कई टारगेट सेट किए थे। बैठक में उसकी समीक्षा भी की जाएगी। डबल इंजन की सरकार है। अभी तक तो मुझे नहीं दिखता है कि कुछ ऐसा काम हुआ हो। नक्सल क्षेत्र में और विस्तार दिखता है। पहले सिमट गए थे, अभी तो अब वारदातें बढ़ी हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो आंकड़ा देखने से तो लगता नहीं है कि अभी किसी प्रकार का नियंत्रण हुआ है। अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा भी हाई है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी पर तंज कसते हुए डबल इंजन सरकार को आड़े हाथों लिया। अमित शाह अपने दौरे में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी रणनीति तो बनाएंगे ही, प्रदेश के विकास को भी नई दिशा देने की प्लानिंग होगी। साथ ही संगठन के कामों का फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी दफ्तर में होने वाली इस मीटिंग में कुछ खास नेता भी शामिल होंगे। यानी शाह के बड़े टूर के बड़े टारगेट हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो चलिए, ये तो आपने देखी वो रिपोर्ट जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे से जुड़ी हुई है। पहले देख लेते हैं बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल। तो पहला सवाल जो आप देख रहे हैं कि क्या
केंद्रीय गृह मंत्री शाह की रणनीति और उसी के साथ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नीति नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक अहम रोल प्ले करेगी, पहला सवाल है। और दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये जो लाल आतंक है, नक्सलवाद है, इसके खिलाफ क्या हम कभी सियासी एकजुटता देख सकते हैं? ये बड़ा ही अहम सवाल है। और तीसरा सवाल है, क्या केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सवाल उठाकर विपक्ष अपने विपक्ष होने का धर्म निभा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि विरोध करने के लिए विरोध करने की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ये हमारे सवाल हैं। और अब मुलाकात कर लीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार प्रकाश चंद्र होता सर, राजनीतिक विश्लेषक के नाते और नक्सलवाद पर अच्छी खासी पकड़ वो रखते हैं। नितिन भंसाली जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। उमेश घोरमोड़े जी हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के, काफ़ी संभावनाशील हैं और प्रवक्ता का धर्म पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए यहाँ निभाएंगे। प्रकाश चंद्र होता सर की तरफ मैं चलता हूँ। सर, कई बार दिल करता है कि जैसा कहा भी जाता है कि किसी भी देश की विदेश नीति और उसकी वित्त नीति आमतौर पर बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि नक्सलवाद को लेकर मैं ये नहीं कहूंगा कि नीति बदलती है, लेकिन फिर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि इनका पक्ष सॉफ्ट हो जाता है, कुछ इनका टफ हो जाता है। लेकिन एक जैसी नीति, क्या आप इससे सहमत हैं कि ये भी एक कारण रहा जो छत्तीसगढ़ में इस लाल आतंक के खिलाफ एक निर्णायक मुहिम के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ गया? देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 दशक से भी अधिक समय हो गया माओवादी यहाँ पे, या पहले जिसको नक्सलाइट कहा जाता था, वो यहाँ पे एक्टिव है। उनका कहा जाता है, उनका जो मुख्यालय है देश का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का, वो छत्तीसगढ़ में ही है। इससे पहले जब बनाया गया था, उन्होंने पीपुल्स वॉर ग्रुप बनाए थे उन्होंने, उस वक्त भी उसका हेडक्वार्टर यही था, गणपति यही रहता था, अब भोपाल आजकल वसप राजू यही रहता है, ये कहा जाता है। किसी ने मिला नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आई जब दंतेवाड़ा में कुछ महीने पहले सत्ता परिवर्तन के बाद बंकर मिला। शायद देश के अंदर कश्मीर के अलावा अगर कहीं पे कोई भी संस्था अगर बंकर बना के रहता है वो छत्तीसगढ़ है। ये सूचित करता है कि स्थिति क्या है। साथ में अगर देखेंगे, यहां पे उन्होंने, देश में कहीं नहीं हुआ कि शांति समय कोई इंडियन एयरफोर्स के किसी भी प्लेन पर अटैक हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। और बीच में उसी वक्त 2 पायलट के बीच में जो इंजीनियर बैठा था वो शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा देश है, इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पर हमने देखा इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को अटैक किया गया, स्टेट प्लेन को अटैक किया गया। लगभग 6 अलग अलग घटनाएं हो चुकी है जहां पे माओवादियों का एक वीडियो मिला जिसपे उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे प्लेन को गिराया जाए। ये सारी बातों को जब आप देखते हैं और इसके साथ जब 2 इंच मोटर से लेकर हर वो चीजों से इस्तेमाल होते हुए माओवादियों का जो असला है, जो अस्त्र शस्त्र है, उसको जब देखते हैं तो इस बात की जरूरत महसूस की जाती है शरद जी कि छत्तीसगढ़ में और साथ में पूरे देश में माओवाद समस्या की समाधान के लिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जिस रणनीति के जरिए केवल यहां पे नहीं पूरे देश में काम होना चाहिए। क्योंकि एक 620 लगभग जिलों में से 120 जिलों में माओवादी कम या ज्यादा है। जब घटनाएं होती है तब हम कहते हैं घटनाएं बढ़ गई, जैसे कांग्रेस के अमरजीत भगत कह रहे थे, लेकिन जब पुलिस फोर्स निकलेगी ही नहीं तो घटना नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घटना नहीं हो रहा है, मतलब माओवादी खत्म हो गया है। सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स हमारे साथ साझा किए हैं और इन परिस्थितियों में जबकि हमारे पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोसी हैं, हमारी नीति है कि पड़ोसी प्रथम, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, चाहे आप नेपाल की बात करिए, चाहे आप म्यांमार की बात करिए, चाहे आप भूटान की बात करिए और आगे जो एक सुपर पावर हैं इस एशिया के, उनकी बात करिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समस्या को लेकर आपकी नीति आतंकवादी और नक्सली में अंतर करने की नहीं होनी चाहिए। नितिन जी, बहुत साफ है ये बात कि कुछ मसले ऐसे होते हैं
जहां आपको एकजुटता के साथ सामने आना होता है। मैं नहीं कहूंगा कि इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार होती है। कई बार मैं देखता हूं कि दोनों पार्टियों की तरफ से ये बात शुरू हो जाती है, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो ये सोच होनी चाहिए कि कुछ मुद्दों पर तो हम एक साथ खड़े हों। और नक्सलवाद तो एक ऐसा मसला है, सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने झीरम घाटी में उठाया है, उसके दिग्गज नेताओं की शहादत हुई है वहाँ, और आज भी ये घटना हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो कम से कम इस मसले पर तो हम सार्थक और रचनात्मक सुझाव, विचार और नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति के विचारों के साथ सामने आए। देखिए, सबसे पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आपके जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूं। मोस्ट वेलकम। आए, बिल्कुल आना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, पर यहाँ पर आकर वो सिर्फ बातों में ना उलझाएं। यहाँ पर आकर वो जो 8 महीने से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, जो नक्सलियों के खिलाफ अभी तक ठोस रणनीति ही नहीं बना पाई है, ये चिंताजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों की समाधान की मीटिंग तो छोड़िए, यहाँ पर कुछ और मीटिंगें भी सुनने में आ रही हैं कि संगठन में बड़ी खींचतान चल रही है, 2 मंत्री पद खाली हैं और निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और जिस प्रकार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही घेरा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी चिंता में है, और हो सकता है उसके कोई समाधान के लिए आ रहे हो। नक्सली मोर्चे पर यदि कोई सार्थक पहल होती है तो बिल्कुल हम साथ हैं, पर यदि सिर्फ बातें होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर कागजों में सिर्फ यदि कोई काम होता है तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2003 में ये नक्सलवाद, शरद जी, 3 ब्लॉक में था, मात्र 3 ब्लॉक में। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया कि ये 14 जिलों तक पहुंच गया। हमने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा कैंप वहां पर स्थापित किए। 68% नक्सलवाद के मामलों में कमी आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित भाई शाह का जो केंद्रीय गृह विभाग है उनकी समिति की रिपोर्ट ही है कि छत्तीसगढ़ में 68% नक्सलवादी मामलों में कमी आई। 400 से ज्यादा बंद पड़े स्कूलों को खोला। आदिवासियों को, जिनको फर्जी नक्सली बताकर इन्होंने जेल में डाला था, उनकी रिहाई की। 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की। आदिवासियों की जो जमीन इन्होंने छीन ली थी उद्योग लगाने के नाम पर, हमने वो वापस की। तो हमने वहां पर लोगों का, स्थानीय आदिवासियों का दिल जीतने के साथ साथ हमने वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया। और जिस प्रकार मैंने बताया कि जिन अंचलों में, जिन स्थानों पर वोटिंग नहीं होती थी, आप आंकड़े उठा लीजिए, 2003, 2008, 2013 और 2018 और 2023 के चुनावों में देखिए, उन जगहों पर भी पोलिंग बूथ पहुंचे जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। जी उमेश जी, बात शुरू तो होती है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया नितिन जी ने, जो होना ही चाहिए कि उन्होंने वेलकम किया, और बिल्कुल ठीक बात है। आखिर केंद्रीय गृह मंत्री एक ऐसी समस्या के लिए आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित कई राज्यों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि मेरी कमीज़ आपकी कमीज़ से सफ़ेद है। चलिए, सियासत का वो भी एक पहलू मान लेते हैं। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तमाम बातें कहते हुए ये चुटकी भी लेने की कोशिश करती है कि मसला कुछ और भी है, नक्सली समस्या तो है ही, उससे तो कोर एजेंडा तो वही है, लेकिन कुछ और इश्यूज को भी सुलझाने की बात है। बहरहाल हम नक्सल पर ही केंद्रित रहते हैं। कैसे देखते हैं आप केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को? देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जिस पर आपका भी प्रारंभ से जोर रहा, और मैं समझता हूं कि हम तमाम लोगों का भी उसी बात पर जोर होना चाहिए कि ये जो नक्सल का दंश छत्तीसगढ़ ने झेला है, या देश भर के अंदर में जिस प्रकार के नक्सल को लेकर के पिछले 2-3 दशकों के अंदर में, 4 दशकों के अंदर में जो हालात रहे हैं, नक्सलवाद कोई राजनीति का विषय नहीं है, कोई भाजपा का विषय नहीं है, कोई कांग्रेस का विषय नहीं है, या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमला हो गया, कांग्रेस के नेताओं के साथ ये हो गया, या भाजपा के नेताओं की टारगेट किलिंग हो गई। ये हम सबका विषय है, और सीधे तौर पर जो लोग इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, इस राज्य की प्रगति पर बाधा बनने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की यहां पर आवश्यकता है। जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का विषय है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और
केंद्र की सरकार नक्सल को लेकर के बहुत गंभीर है और किस प्रकार से पूरे देश के अंदर में नक्सलवाद की जड़ें उखड़े और किस प्रकार से हम नक्सल उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़े और नक्सलवाद देश से खत्म हो, नक्सल मुक्त देश हो, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो, इस पर फोकस है। और इसीलिए केवल आज नहीं, चाहे सीआरपीएफ डे का विषय हो, छत्तीसगढ़ के अंदर में गृह मंत्री जी का उन जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आने का विषय हो, या जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हों उस वक्त भी वो आए थे 5 राज्यों के डीजीपी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ यहां गंभीरता पूर्वक बैठक के थे, रणनीति बनाई थी और रणनीति के आधार पर बीते 5 वर्षों में काम हुआ। 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, वो भी इसके साक्षी रहे और वर्तमान में भी मैं समझता हूं कि उसी गंभीरता के साथ, उसी रणनीति के साथ और उसी नक्सल उन्मूलन के लक्ष्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का यहां पर आना हो रहा है और निश्चित तौर पर तमाम 7 राज्यों के जो डीजीपी है, जो मुख्य सचिव है, उनके साथ गंभीर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि रणनीतिक तौर पर, नीतिगत तौर पर हम निश्चित तौर पर इस दिशा में और 4 कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझको पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके महसूस होता है। अगर मैं हाल ही की बात करूं, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है लेकिन विषय निकल करके आया, तो अगर मैं केवल 1 जनवरी 2019 से 15 जुलाई 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो 647 नक्सली मारे गए हैं और दुख का विषय भी है कि इस दरमियान 207 हमारे वीर जवानों की शहादत भी हुई है। इस शहादत को हमको रोकना है और नक्सलवाद को हमको देश से खत्म करना है। अगर मैं बात करूं बीते 2004 से 14 के बीच में जहां पर जो नक्सल की घटनाएं उनकी संख्या 4862 हुआ करती थी और अगर मैं 14 से 23 के बीच की बात करूं तो वो घटकर 7000 हो गई है, अर्थात उसमें 72% की कमी आई है। जो आंकड़े अमरजीत भगत जी को नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो शायद चश्मा लगा करके बयान दे रहे थे या राजनीतिक चश्मे के आधार पर वो बयान दे रहे थे, कम से कम इस विषय पर कांग्रेस के नेताओं को बचने की यहां पर आवश्यकता है। और जिस प्रकार से बीते दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे 32 नक्सली को ढेर करने का विषय हो, लगातार कार्रवाई का विषय हो, या फिर लगातार कार्रवाई में जिस प्रकार से सैकड़ों नक्सलियों को मारा गया है, ये तमाम विषय जब मैं अंतिम कंप्लीट कर लूं, जब निकल करके आते हैं तो मुझको बड़ा दुख होता है। हम बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि नक्सल जो है राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता उसको फर्जी बताता है, कोई कांग्रेस का नेता किसी जवान की एक जांग से गोली घुस करके दूसरे जांग में निकल जाए उस पर सवाल उठाता है, तो हमें तो पीड़ा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का बयान देकर के या इस प्रकार की राजनीति करके उन नक्सलियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विषय है। कम से कम इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 6 माह की बच्ची के सर पर यदि फर्जी एनकाउंटर कहूं या एनकाउंटर कहूं, उसमें गोली लग जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम सवाल ना उठाएं? चुप रहे? 2020 के अंदर में आज नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई 2020 के अंदर में छत्तीसगढ़ में 315 नक्सली घटनाएं होती है, 111 लोगों की मौत हो जाती है, आम लोगों की मौत हो जाती है, जवान भी शहीद हो जाते हैं। एक कांग्रेस का नेता 111 लोगों के विषय में सवाल नहीं उठाता है। एक कांग्रेस का नेता सवाल नहीं उठाता। 76 जवान शहीद होते हैं 2010 अपना कमिटमेंट दिखाना है। देखने वाले ये ना समझ लें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों नक्सलवाद पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझने के अलावा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। बड़े सतर्क होकर आपको ये मैसेज भी देना है। होता सर, मैं फिर आपकी तरफ लौटता हूँ। आपको भी याद होगा कि 1971 बांग्लादेश अभी फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश वॉर के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था एक समय, तो ये बात संघ से और तत्कालीन जनसंघ से निकल कर आई थी कि इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दुर्गा का काम किया। ये बहुत अच्छा काम किया। ये हर देश की रणनीति होती है कि हर अच्छे काम को जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो मुखबिर का तंत्र है, जिस तरह वीरप्पन को मारा गया था, आपको याद होगा कि सुरक्षा बलों ने 7 से 9 वर्ष तक वो ड्राइवर प्लांट किया जो एम्बुलेंस का ड्राइवर बनकर ट्रीटमेंट के लिए वीरप्पन के पास पहुंचा था। आज हमारा मुखबिरी का तंत्र कमजोर हुआ है और जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिया और बहुत चौंकाने वाली बात है कि बंकर बन गया है। अब वो विमान पर हमले कर रहे हैं, वायुसेना पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी याद है कि 15-18 साल पहले भोपाल की एक घनी बस्ती में नक्सलियों का हथियार बनाने का कारखाना मिला था जिसमें सेना की जैसे अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे थे। ये समस्या बड़ी गहरी है, डीप रूटेड है
किस तरह की एक हमें बहुमुखी रणनीति इसके लिए अपनानी चाहिए? लखीराम काबरे, हम सब भूल गए उसको। बालाघाट में जी छत्तीसगढ़ बनने से पहले लगभग 98-99 की बात होगी, परिवहन मंत्री थे। माओवादी पैदल आए, उनको गोली मारे और चले गए। उस वक्त दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह के विरोधी यह आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह क्या जानबूझ के सिक्योरिटी कम किए, और दिग्विजय सिंह इसी बात पे चिंतित रहे कि इसको डिफेंड कैसे करना, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल था। बाद में माओवादियों ने बयान दिए कि क्योंकि दिग्विजय सिंह की सरकार ने सेंट्रल रिजर्व फोर्स को भेजा, उसके बदले में हमने लखीराम काबरे को मार दिए। अगर हम 25 साल में यह समझ नहीं पाए कि उनके लिए हत्या एक दिल और दिमाग में लोगों की बसने की एक रणनीति है, इसीलिए आज हमारी ये स्थिति रही कि जब झीरम हुआ तब भी हम समझ नहीं पाए। जब 2008 में सलवा जुड़ूम हुआ, इसी रायपुर शहर में माओवादी आए, 90 विधायक के घर गए और सबके घर से पावती लिए और पावती लेकर सलवा जुड़ूम का डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। अगर हम उसको भी नहीं समझ पाए तो किसको समझेंगे? अगर जिसकी ओर इशारा किए, हमारी मुखबिरी की स्थिति क्या है? देखिए, जब खुफिया तंत्र होता है दो विभाग से होता है, एक को कहा जाता है ह्यूमन इंट, एक कहा जाता है टेक इंट। ह्यूमन इंट मतलब इंसानों के जरिए जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, और टेक इंट होता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। टेक इंट तब तक था जब तक माओवादी बंकर नहीं बनाए थे, तब तक था जब पेड़ के नीचे, घने आबादी वाला 60 फुट का पेड़ है, उसके नीचे वो बड़े सुरक्षित रहते हैं और हमारे ड्रोन पकड़ नहीं पाती। सवाल उठता है 621 गांव जब सलवा जुड़ूम में खाली हो गया, लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन समझ नहीं पाए कि लोग, अगर जो ह्यूमन इंट होता है, जो लोग हमको जानकारी या खुफिया देते हैं, वो हमारी कमजोरी हो गई। और इसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे रणनीति के तहत बात नहीं होगी, तब तक दिक्कत होगा। मेरे दोनों मित्र तो राजनीति की बात करेंगे, कम से कम आज मैं उस विषय की जो सामरिक महत्व है, मैं उसकी ओर इंगित कर रहा हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से बहुत कम वक्त है नितिन जी मेरे पास, लेकिन 15 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं जवाब दूंगा उमेश जी से। जी सर। देखिए, संयुक्त रणनीति यदि बनती है, डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं हमारी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल की तो नहीं है, हम हमेशा इन्हें ट्रबल इंजन की ही सरकार कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ में आकर कुछ छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी मामलों पर कोई नीति की बात करें या कुछ करें। मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये कुछ न कुछ आंतरिक मामला है। 2 मंत्री पद के मंत्री बनाने के जो पद है वो खाली है, निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हुई है, संगठन में बिखराव है। देखिए, नक्सल का विषय है, आदरणीय होता जी ने लखीराम काबरे जी की याद दिलाई। इत्तेफाक से मैं उस वक्त छोटा था और बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव किरनापुर में घटना घटित हुई थी, और उस रात को मैं उसी गांव में मौजूद था। उसके बाद के दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मंजर का साक्षी मैं उस वक्त रहा हूं। तो निश्चित तौर पर नक्सल ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे कांग्रेस हो और भाजपा हो। और जिस प्रकार से नितिन जी यहाँ पर राजनीतिक बयान दे रहे हैं, पहले भी माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए हैं और रिजल्ट निकल करके आया है, और आगे भी रिजल्ट निकल करके आएगा, इस बात का छत्तीसगढ़ वासियों को भी विश्वास है। और जो आंकड़े बताते हैं 2013 के अंदर में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज मात्र 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं। ये बताता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है, और किस छत्तीसगढ़ में 3 ब्लॉक में था, 14 जिलों में पहुंच गया। बीते 5 वर्षों में नक्सली पंचायत लगा रहे हैं, वहां के ग्रामीणों का मिसयूज करने का प्रयास कर रहे हैं, पंचायत लगा करके सजा सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में सरकार मानने तैयार नहीं थी। चलिए आप आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत धन्यवाद प्रकाश चंद होता सर। कई बार मन करता है कि ऐसे मसलों पर केंद्र सरकार को आगे आकर विपक्षी सदस्यों को साथ लेकर इस समस्या की गहनता पर एक कार्यशाला करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, इसका स्यूडो वॉर जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। कई बार वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अब सब शांति की तरफ जा रहा है, वो पीछे हट रहे हैं, और जब प्रशासन सरकार ये मानती है कि उसकी बड़ी सफलता है, उसी समय चाहे आतंकवाद हो या नक्सली हो, वो फिर घात और वार करते हैं। इसको समझना होगा।
और जिस तरह के अभी हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं, और जिस तरह से मैंने फिर कहा कि एक बड़ा मुल्क जो एशिया में एक ताकत है, वो जिस तरह से भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को देखते हुए उसे रोकने के लिए कभी आतंकवाद की जंजीर पहनाना चाहता है तो कभी नक्सलवाद की जंजीर पहनाना चाहता है, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी उनकी राष्ट्र निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं है। लेकिन अगर उनकी एक समन्वित पहल होगी तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगा हिंदुस्तान की, और मैं बड़ी उम्मीद से देखता हूँ आपके साथ कि ऐसा होकर ज़रूर रहेगा। आगे देखिए हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन अनुपमा के साथ। देश विदेश प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सबकी टॉप न्यूज़ कुछ अलग अंदाज। नमस्कार।